मैं उन दिनों मुश्किल से 5 साल का हुआ हूँगा जब मेरे पापा का स्वर्गवास हो चुका था, पर मुझे मम्मी का वो रूप आज भी याद है। वो शाम मुझे आज भी नहीं बोलती जब मम्मी लाल रंग का जोड़ा पहने घर में दाखिल हुई थी, और मैं हैरान था कि मम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है। मुझे लाल जोड़े का मतलब नहीं समझ आया था, पर मुझे मम्मी की मुस्कुराहट अजीब लगी थी। उनकी खुशी, उनका चेहरा मुझे आज भी याद था। और अब जब मैं किसी शव के सामने लोगों को रोता हुआ देखता, औरतों को रोते पीटते देखता, तो सोचता कि मम्मी ने तो पापा के मरने पर ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई थी और उन्होंने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। उस दिन माँ ने मुझे कहा था, बेटा कल से तुम मेरे कमरे में नहीं सोओगे। मैं हैरान था कि माँ मुझे ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन अब मैं जबकि बड़ा हो गया था, मुझे मम्मी की एक एक चीज अजीब लगने लगी थी, बुरी लगने लगी थी, या यूं कहें कि मुझे उन पर शक होने लगा था। मैं 10 साल का था जब एक सर्दी की रात मम्मी अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई। उन्होंने दरवाजे तक को गौर से देखा, जैसे किसी चीज का अंदाजा ले रही हो। फिर बोली, चलो बेटा हमें यहाँ से दूर जाना होगा। मैंने कहा, क्यों मम्मी, हम अब कहाँ जाएंगे? बोली कि बस अब हम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ तुम्हारे पापा खुश नहीं। मम्मी की अजीब सी बातें सुनकर मैं परेशान होता था, पर मम्मी ही मेरी माँ और बाप थी। मैं उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता अपनी जिंदगी में नहीं पाता था। मैं खुश हो गया। मैंने कहा, क्या मुझे नया कमरा मिलेगा? मम्मी बोली, हाँ, लेकिन अभी तुम्हें जल्दी उठना होगा, अगर जरा भी देर हो गई तो हम फंस जाएंगे। मैंने कहा, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूंगा मम्मी, तुमने तो आज तक मेरी इतनी हिफाजत की है। मैं वक्त से पहले ही बड़ा हो गया था, मम्मी की बातें भी मानता, उनसे सवाल जवाब भी करता। मैं थोड़ी ही देर में अपना स्कूल का बस्ता लेकर बाहर आ गया। एक बस्ता मम्मी ने उठाया हुआ था। फिर मम्मी ने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा, घर से बाहर कदम रखा, मेरा हाथ भी पकड़ा हुआ था। मम्मी चलती जा रही थी। मम्मी ने घर का दरवाजा तक बंद नहीं किया था। मैं हैरान था कि दरवाजा खुला छोड़कर मम्मी कहाँ जा रही है। मम्मी के पास एक बड़ा बैग था जिसमें उन्होंने सारे जेवरात और पैसे वगैरह डाल रखे थे। दूर ही एक गाड़ी खड़ी थी, यह शायद हमारे इंतजार में थी। मैंने देखा गाड़ी वाला मम्मी से सवाल किए बगैर हमारे बैठते ही गाड़ी चलाना शुरू हो गया। उसका मतलब तो यही था कि वो मम्मी का जानने वाला था, मगर कौन था, क्यों यहाँ आया था, ये सवाल आज तक मुझे नहीं पता चला। खैर, हम लोग उस गाड़ी में बैठे। गाड़ी तेजी से शहर की तरफ चलने लगी, पर जैसे ही हम गाड़ी में बैठे एक शोर की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई मेरे कानों में टकराई। उसी समय मम्मी ने ड्राइवर के कांधे पर हाथ रखा और उसे चलने को कहा। ये डर भरी रात जवानी तक मेरे साथ रही थी। हम लोग रात को ही एक दूसरे घर में पहुंच गए थे। ये घर शहर में था। वो आदमी हमें इस घर में छोड़कर गया था, पर मम्मी का उस आदमी के साथ संबंध कुछ अजीब लग रहा था। खैर से वो हमें जिस मकान में छोड़कर गया था, मकान अच्छा खासा था, खुला हुआ और हवादार था। मम्मी ने उससे कहा कि यहाँ कोई खतरा तो नहीं। उस आदमी ने मम्मी को यकीन दिलाया। मम्मी ने घूम फिरकर सारे दरवाजे घर को देख लिए, फिर दरवाजा बंद करके उस आदमी को विदा करके अंदर आ गई। एक जगह वो बैग रखा, फिर उसे सुरक्षित कोने में छुपा दिया और मुझे देखने लगी। मैं चारपाई पर बैठा उन्हें घूरता जा रहा था। मम्मी, ये सब क्या है? मैंने रोते हुए पूछा। मेरे सब दोस्त गांव में ही रह गए बेटा, अब तुम्हारी उम्र ऐसी थी कि तुम वहां नहीं रह सकते थे, वरना लोग तुम्हारे कान भरते। मुझे याद आया कि पिछले ही दिन तो गली के नुक्कड़ पर खड़े एक लड़के ने मुझे नालायक और मेरी मम्मी के बारे में भी कुछ कहा था। घर आकर मैंने अपनी मम्मी को कुछ बताया, जिस पर मेरी मम्मी सोच में पड़ गई और आज ये सब हो गया था। मम्मी, क्या तुमने उस महेश की बात सुन ली? इस वजह से हम यहाँ आए हैं। मैंने मम्मी से पूछा। नहीं बेटा, वो सिर्फ एक महेश नहीं था, वहां सभी तुम्हारी मम्मी के बारे में अजीब बातें करते थे। तो क्या तुम ये गवारा करोगे कि कोई तुम्हारी मम्मी के बारे में अजीब अजीब बातें करे? मैंने कहा, नहीं मम्मी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, मैं उन लोगों में नहीं रहना चाहता। मम्मी बोली, यहाँ बहुत कुछ खाने को मिलेगा, तू बिल्कुल फिक्र नहीं कर, मैं तेरे लिए जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना दूंगी। मगर बेटा, तुमको मेहनत करना होगी और स्कूल में भी पढ़ना होगा। मैं नहीं जानता था कि शहर की जिंदगी इतनी अलग होगी। अगले ही दिन मम्मी मेरा हाथ पकड़कर एक स्कूल में ले गई। स्कूल में मेरा दाखिला तुरंत हो गया था, क्योंकि मम्मी मुझे हर वक्त घर में भी पढ़ाती रहती थी। मेरा 6ठी क्लास में दाखिला करवा दिया गया था। अब मैं पढ़ने में बिजी हो गया, दिन रात पढ़ता रहता। मुझे किसी चीज का होश ना रहता। माँ मेरा हौसला बढ़ाया करती, मेरा हर काम वक्त पर करती, पर मम्मी घर में पैसे कहाँ से लाती थी ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। अलबत्ता मम्मी की कुछ अजीबोगरीब बातें जो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर करती। मुझे उन सवालों का जवाब नहीं मिलता था। एक रात मुझे अपने कमरे में घुटन महसूस होने लगी। मैं बाहर आ गया। माँ अभी बाहर ही बैठी सब्जी काट रही थी।
मैंने कहा मम्मी छत की चाबी तो दे दो, मुझे छत पर जाना है। मेरी बात सुनकर मम्मी ने मुंह पर हाथ रख लिया। बेटा कैसी बातें करते हो, तुम छत पर जाओगे, वो भी इस वक्त? मैंने कहा मम्मी मैं कोई लड़की तो नहीं हूं, मेरी उम्र अब 15 साल हो गई है। मम्मी हंसकर बोली, बेटा तू अभी मर्द नहीं है, मेरा शेर बेटा जब मर्द बन जाएगा तो मैं उसे खुद छत पर ले जाऊंगी। मम्मी ये क्या बात हुई, तुम हमेशा मुझे छत पर जाने से रोकती हो, ऐसा भी वहां कौन सा खजाना है जो मेरे जाने से चोरी हो जाएगा? मम्मी मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, यहाँ किसी तरह का कोई खजाना नहीं है, बस तुम अभी नहीं जा सकते। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं मम्मी की बात से नाराज हो गया, वापस अपने कमरे में आ गया। पर आज मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं जानना चाहता था कि मम्मी ऐसी बातों से मुझे मना क्यों करती है, और आज वाकई में मेरा दिल घबरा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं फिर उठकर मम्मी के कमरे में गया। वहां मेरी नजर दूसरी चारपाई पर पड़ी तो मैं वहीं बैठ गया। मैंने कहा मम्मी मेरा दम घुट रहा है, मैं यहीं सोना चाहता हूँ। मेरी नजर फिर दोबारा चारपाई पर पड़ी। मैंने जब गौर से देखा तो कहा, मम्मी ये चारपाई तुमने किसके लिए रखी है? यहाँ तो बाकायदा बिस्तर भी रखा है, तकिया भी है। मम्मी मेरी बात सुनकर घबरा गई, बोली कि बेटा ये मैंने वैसे ही रखी है। मगर क्यों मम्मी, इतनी बड़ी चारपाई तूने यहाँ सजा संवार कर किसके लिए रखी है? मेरी बात पर मेरी मम्मी मुझसे तंग सी होने लगी। तू मुझ पर शक कर रहा है बेटे, मैंने ये किसी मकसद के लिए रखी है। इस पर तेरे पिता की आत्मा आती है। पिताजी की आत्मा? मम्मी इतनी तो अंधविश्वासी न बनो। मैंने अपनी मम्मी से ये कह तो दिया था, पर शक मेरा बढ़ गया था, और पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। हर बार जब मैं माँ की कोई नई चीज देखता तो मेरे दिमाग में पिछली सारी बातें घूमने लगती, और मैं मम्मी की बातों पर और ज्यादा शक करने लगता। आज भी ऐसा ही महसूस हो रहा था कि आखिर मम्मी ने अपने कमरे में दूसरी चारपाई क्यों बिछा रखी है? एक चारपाई पर भी तो सोया जा सकता है। फिर भगवान जाने क्या वजह थी कि मम्मी दूसरी चारपाई रखकर यहाँ सोती, पर मैं चुप हो गया। मैंने सोच लिया था कि अब मम्मी की बाकी चीजों पर भी नजर रखूंगा, छत पर भी जाऊंगा। पर उससे पहले ही एक ऐसी घटना मेरे साथ घट गई कि जिसने मेरे दिमाग को और भी शक में डाल दिया, और मम्मी की हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई। हुआ यूं कि उन दिनों मम्मी से छुपकर मैं एक वर्कशॉप पर भी जाने लगा था। मुझे और कोई काम तो नहीं आता था, क्योंकि मैं ज्यादातर पढ़ाई ही करता, पर आज मैं कुछ हुनर सीख कर पैसे कमाना चाहता था कि जिंदगी की गाड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता चलाऊं, ताकि मम्मी पर ज्यादा बोझ न बने। भगवान जाने मम्मी पैसे कैसे कमाती थी, ये राज आज तक मुझे नहीं पता चला था। पर मैं ये जरूर जानता था कि मम्मी को पैसों की जरूरत होती है। वो पाई पाई का हिसाब इसलिए करती है क्योंकि उसके पास पैसे कम होते हैं। हैरत की बात ये थी कि घर में सारे जेवरात वैसे के वैसे पड़े थे। मम्मी ने कोई भी नहीं बेचा था, वो सब मम्मी पहनती भी थी, और मैं जब मम्मी को देखता वो रंगीन कपड़े पहने खुशहाल रहती। उसे देखकर लगता कि मम्मी हरगिज विधवा नहीं है। विधवा औरतों के तो रंग ढंग चाल ढाल ही और होती है। उन्होंने सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने होते हैं, अक्सर ही गमगीन रहती हैं। कम से कम मैंने तो अपने गांव में यही देखा था। पर मेरी मम्मी उल्टा सज संवर कर रहती और खुद को कभी भी बूढ़ा ना होने देती, बल्कि अपने चेहरे पर सुर्खी पाउडर और हाथों और कलाइयों में जेवर जरूर रखती। मैं माँ की बातों पर कभी भी गौर नहीं करता था, पर आज होने वाले एक और वाक्य ने मुझे मम्मी पर शक करने पर ज्यादा मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि मैं जिस वर्कशॉप में जाता था वहां एक दिन मुझे रोहित नाम का एक लड़का मिला। वो लड़का मुझे बार बार गौर से देख रहा था, कभी आकर मेरी तरफ देखता तो कभी मुझे पानी का गिलास देता। मैंने कहा तुम कौन हो, किस गांव से संबंध रखते हो? उसने मुझे ठसका का नाम बताया। करते करते मैं उसके गांव तक पहुंच गया। उसने भी मुझसे मेरे गांव का नाम पूछा। हम दोनों एक ही गांव के थे। मजे की बात तो ये थी कि हम मोहल्लेदार निकले, और चूंकि मैं बचपन में ही यहाँ आ गया था, आज वो मुझे तकरीबन ठीक 10 या 12 साल बाद मिला था, इसलिए मुझे पहचान नहीं पाया। हम दोनों एक दूसरे से गले मिले, मिलकर बहुत खुश हुए। कहने लगा कि तुम यहाँ आ गए, हमें तो पता ही नहीं चला। तुम्हारी मम्मी रातों रात मोहल्ले को छोड़कर न जाने कहाँ चली गई, और तुम भी नहीं नजर आए। हम तो ये समझे कि भगवान न करे तुम लोगों के साथ कोई हादसा हो गया है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी। ये कहकर उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा क्या? मेरी मम्मी को क्या? बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। और सुनाओ तुम्हारी मम्मी ठीक है? उसने अजीब से अंदाज में पूछा। उसके स्वर में तिरस्कार था। मैंने कहा हाँ मम्मी ठीक है। मैंने उसे बहुत कुरेदने की कोशिश की कि वो मुझे इस बारे में कोई और बात भी बताए, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हाँ इतना बोला कि तुम जैसे बेटे पर बहुत अत्याचार होता है, जो अपनी मम्मियों के चरित्र की वजह से दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हैं। उसने ये बात बातों ही बातों में की थी।
खैर मैं उससे ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा सका, पर हाँ मुझे अपनी मम्मी पर शक गहरा होता जा रहा था। मैं चाहता था कि मैं मम्मी को रंगे हाथों पकड़ूं। जरूर वो किसी से मिलती है, किसी से चक्कर चलाती है, या फिर कोई ना कोई और बात तो है ही जिसकी वजह से मेरी मम्मी इतना संतुष्ट है। उस रात घर आकर मैंने हर चीज पर नजर रखना शुरू कर दी। आज तो मैंने एक अजीब मंजर देखा था। रात के तकरीबन 1 बजे जब मैं अपने कमरे से बाहर आया, मैंने सोचा था कि आज अपनी मम्मी के कमरे में जाकर जरूर देखूंगा कि वहां क्या होता है, दूसरी चारपाई पर कौन सोता है। पर मैंने जैसे ही मम्मी के कमरे के बाहर रखे जूते देखे तो मेरी तो जैसे हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। हमारे घर के बाहर 2 बड़े बड़े मर्दाना जूते रखे हुए थे। उन जूतों को देखकर मुझे साफ पता चल गया कि आज हमारे घर में कोई और भी आया है। मैंने सोचा कि बजाय मम्मी के कमरे की कुंडी बजाकर उनको मौका देने के और उन्हें ज्यादा अलर्ट करने के अच्छा है मैं यहीं बाहर बैठकर इंतजार करूं कि वो आदमी कौन है और कहां जाता है। मैं अपने कमरे में आ गया। बाहर बैठना सही नहीं था। कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर साफ नजर आता था। मैं अपने कमरे में बैठकर माँ पर नजरें जमाए हुए था। रात का काफी सारा समय गुजर गया। मुझे नींद नहीं आई। मेरी नजरें चौकन्ना थी और मैं बिल्कुल अलर्ट होकर ही बैठा हुआ था। पर सुबह जैसे ही 2 मिनट के लिए मेरी आंखें लगी, मैं सो गया। तो जब मैं बाहर आया तो देखा कि मम्मी बाहर के काम कर रही थी और वो जाग गई थी। ये देखकर मैं तेजी से बाहर आया। मैं मम्मी को आज फिर रंगे हाथों नहीं पकड़ सका था, क्योंकि ना ही वो जूते वहां थे और ना ही कमरे में ऐसे कोई हालात थे। मुमकिन है कि वो आदमी जा चुका था। मैंने देखा घर का दरवाजा भी बंद था। अब मेरे पास ऐसा कोई सबूत या ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से मम्मी से कोई सवाल जवाब करता। खामोश हो गया। दिल ही दिल में कुढ़ने लगा कि अब मैं मम्मी का राज जरूर फांस करूंगा। अगली रात हुई तो सोचा कि नींद आएगी तो मैं कमरे से बाहर रहूंगा, बल्कि घर से ही बाहर चला जाऊंगा, और जब वो आदमी आएगा तो जरूर देखूंगा कि ये है कौन। मैं घर के बाहर जाकर बैठ गया ताकि मुझे नींद ना आए। मैं उस आदमी का इंतजार कर रहा था। फिर सोचा कि मम्मी मुझे देख लेगी, जाहिर है वो आते हुए उसकी राह भी तो तकती होगी। मैं दरवाजे के बिल्कुल अंदर बैठ गया, पर मैं फर्श पर बैठा था। इस बात को यकीनी बनाकर मुझे नींद ना आ जाए। अभी मुझे यहाँ बैठे हुए 2 मिनट ही गुजरे थे कि किसी ने जोर का डंडा मेरे सर पर मारा और फिर मेरे दिमाग के आगे बेहोशी छा गई थी, जिसके बाद मुझे कुछ याद ना रहा कि हुआ क्या है। मेरा दिमाग न जाने कितने घंटों तक बेहोशी में रहा। मैंने एक चीख सी सुनी थी जो कि मम्मी की थी। जब मेरी आंख खुली तो मम्मी ने मेरा सर अपनी गोद में रखा हुआ था। मम्मी मुझसे कह रही थी, बेटा तुम क्यों दरवाजे के पास बैठे थे, अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। मैंने कहा कि हाँ मम्मी मेरी तबीयत तो ठीक है, पर मुझे डंडा किसने मारा। मम्मी ने जो जवाब दिया उसने मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया, बल्कि परेशान कर दिया। बोली कि बेटा मैं सब जानती हूँ, तुम कितने दिनों से मेरा पहरा लगा रहे हो। तुम जानना चाहते हो जूते किसके हैं, मैं सुर्ख कपड़े क्यों पहनती हूँ, वो जेवर किसके लिए है। मम्मी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। मम्मी आपको मेरी हर बात का पता है। मम्मी ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोली, तुझे क्या लगता है मैं नहीं जानती कि तेरे दिल में क्या चल रहा है। नहीं मम्मी, मैं नहीं जानता कि वाकई तुम कर क्या रही हो। बचपन से तुम्हें देखता आ रहा हूँ, आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आती। क्या मैं अंधा हो गया हूँ या मुझे दिखाई नहीं देता। मैं रोने लगा तो मम्मी ने कहा, तुम मेरी एक बात मान लो, मैं सारे राज तुझ पर खोल दूंगी। मैं तुम्हें सब बता दूंगी कि इस बात के पीछे क्या राज है। मैंने कहा बोलो मम्मी, तुम जो कहोगी मैं मान लूंगा, पर मुझे अब इस कश्मकश में ना रखो। मुझे अपनी हर बात बता दो। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। मम्मी ने कहा, ठीक है तुम तैयार हो जाओ, रविवार को तुम्हारी शादी है। अगर तुम वो शादी कर लेते हो तो मैं तुम्हें हर राज सच सच बता दूंगी। फिर तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं मम्मी को हैरत से देखने लगा। मैंने फालतू कोई सवाल नहीं किया। मुझे रविवार के दिन का बेचैनी से इंतजार था। मेरी उम्र अब 21 साल हो चुकी थी। मम्मी मेरी शादी कर देना चाहती थी, पर किससे ये मैं नहीं जानता था। शुक्रवार वाले दिन मम्मी मुझे गाड़ी में बैठाकर बड़े से घर में ले गई। वहां पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भी थे जिन्होंने हमारा स्वागत किया। मम्मी को तो हाथों हाथ लिया गया। मुझे भी बहुत इज्जत से एक कमरे में ले जाकर बैठाया गया। मेरे सामने 7 नौजवान आकर बैठे और बोले, तुम्हें इस शादी से कोई ऐतराज तो नहीं है। मैंने नहीं में सर हिला दिया। हमारी बहन को खुश रखना, तभी तुम भी कामयाब रहोगे। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं नहीं जानता था मम्मी मेरी उस लड़की से शादी क्यों करवाना चाहती है जिसके 7 भाई हैं। खैर थोड़ी देर के बाद पंडित जी ने अपना काम शुरू कर दिया। मेरी शादी करा दी गई। यूरीना मेरी पत्नी बन गई। अब रीना में क्या नुक्स था जिसकी वजह से उन 7 भाइयों ने उसे मेरी दुल्हन बनाया।
ये तो मुझे शादी के बाद ही पता चला कि रीना जुबान से गूंगी है। कोई ठीक ठाक नौजवान उससे शादी करने को राजी नहीं था। उन्होंने मम्मी को और मम्मी ने इनको न जाने कैसे ढूंढा, पर मेरी शादी रीना से हो गई थी। रीना गूंगी थी पर बेहद खूबसूरत थी। रीना के 7 भाई थे और फिर जब शादी हो गई तो मुझे शादी की खुशी से ज्यादा इस बात की जिज्ञासा थी कि मम्मी ने मुझसे इतने ज्यादा राज क्यों छुपाए। अब वो मेरी मम्मी थी, विधवा थी। मैं उनसे सख्ती से भी नहीं पूछ सकता था। जो कसम दी थी वो मैंने पूरी कर दी। मेरी पत्नी अपने कमरे में बैठी थी। मैं मम्मी के पास आया, कहा कि मम्मी, अब अगर आपने मुझे सारे राज नहीं बताए तो मैं भी आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। मेरी बात सुनकर माँ मुस्कुराती और बोली, इधर आ मेरे बेटे, मैं तुझे एक एक बात बताऊंगी, पर वादा कर तुम कभी अपनी पत्नी से इन बातों का जिक्र नहीं करोगे। मैं मम्मी के पास बैठ गया तो मम्मी ने अपनी कहानी शुरू की। देखो बेटा, इस समाज में औरत जितनी भी पाकीजा क्यों ना हो, मर्दों का समाज है, इस पर इल्जाम जरूर लगता है। गांव में भी ऐसा ही हुआ था। लोग मुझ पर अजीब अजीब बातें करने लगे थे तो मैं तुम्हें लेकर शहर आ गई। मैंने एक आदमी से शादी भी की थी। वो एक बहुत ही शरीफ इंसान था। मैंने सिर्फ शादी इसलिए की ताकि मैं सुहागन कहलाई जाऊं, सारी जिंदगी एक विधवा ना कहलाई जाऊं। मैं चूड़ियां और जेवरात इसलिए पहनती थी कि मोहल्ले की आने वाली हर औरत को ये बात बता सकूं कि मैं सुहागन हूं, विधवा नहीं हूं। इसी वजह से वो मुझे कभी भी बेसहारा नहीं समझती थी। हराने वाली औरतें मासूम और शरीफ नहीं होती, उनमें कुछ चालबाज भी होती हैं। मैं अपने जेवरात के जरिए सभी को ये पैगाम देती हूँ कि मैं एक विधवा नहीं हूँ, बल्कि मेरा पति भी है। मगर बेटा, उसकी फिक्र ना करो। जिसने मुझसे कागजी शादी की है वो तो गांव का एक सज्जन व्यक्ति है। उसे तो शादी के नाम से ही नफरत है। उसने कभी जिंदगी में शादी का नाम नहीं लिया। मुझसे कागजी शादी इसलिए की ताकि वो वहां के किसी इलेक्शन में अपने कागजात जमा करवा सके। और तुम तो जानते हो कि उसकी इस कागजी शादी ने मुझे कितनी सुरक्षा दी। रही बात उन जूतों की, वो तो मैं इसलिए रखती थी कि हराने जाने वाले को अंदाजा हो कि इस घर में भी कोई मर्द है। और बाकी तुम्हारे सवालों के जवाब उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मिल गए होंगे। मैंने कभी भी तुम्हारी इज्जत आहत नहीं होने दी, इसलिए लोगों के कपड़े धोकर छत पर डालती थी। लोग मुझसे कपड़े धुलवाते और मुझे रकम दे जाते, जिससे घर खर्च चलता रहता था। मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ के लोगों के बारे में तुमको पता चले कि तुम्हारी मम्मी लोगों के कपड़े धोती है, इसलिए कभी तुम्हें उनसे मिलने जुलने के लिए मैंने खुली छूट नहीं दी। अगर अब भी तुम्हें अपनी मम्मी पर कोई शक है तो तुम भले ही मेरी सभी जानने वाली औरतों से पूछ लो, तहकीकात कर लो, या फिर उस आदमी से जाकर पता कर लो। मैंने आज तक किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, हालांकि उस व्यक्ति की तरफ भी जिससे मेरी शादी हुई थी। मैं मम्मी की बातें सुनकर परेशान हो गया। मैंने कहा, मम्मी, मैंने तो शादी कर ली, तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास छोड़ आता हूँ। मैं इतना तंग दिल भी नहीं कि अपनी मम्मी की खुशियों पर रुकावट डालकर अपनी झूठी इज्जत को सुकून दूं। मेरी बात सुनकर मम्मी रोने लगी और बोली, बेटा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मेरे दिल में अपने पति की यादें हैं। मैं उन्हीं के पास चली जाऊंगी तभी खुश होंगी। मैं जिंदगी उनकी यादों के सहारे जी लूंगी। पर दोबारा तुम मुझ पर कभी शक मत करना। तुम्हारी मम्मी अकेली इस जमाने से लड़ी है, पर मैं जिसके लिए लड़ी वो तुम हो। अगर तुम भी शक करोगे तो मैं टूट जाऊंगी। मैंने मम्मी को सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मेरे पास भी कुछ कहने को नहीं था। सच कहते हैं कि इस समाज की औरत वाकई उत्पीड़न का शिकार है। चाहे वो अपने आप को साबित करने के लिए सालों क्यों ना लगा दे, उस पर शक जरूर किया जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।